अब क्वेश्चन 35 देखिए क्या कह रहा है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस को टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है आपका, उसमें या तो स्टूडेंट को वो क्वेश्चन आता है, ही नोज द आंसर, या फिर वो अनुमान लगाता है, गेसेस। दो ही केस हो सकते हैं। लेट 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। उसके आंसर जानने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है। 2/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और 2/5 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है। अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट इज 1/3। मतलब वो करेक्ट होगा कब? जब वो गैस करता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। करेक्टली आंसर दे चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो आंसर को जानता था। बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। यहां हम पहले इवेंट्स मानेंगे। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, कि वो आंसर जानता है। एंड बी डिनोट्स द इवेंट ही गेसेस, कि वो अनुमान लगाता है। ये इवेंट हमने बी मान लिया। अब आप देखें तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है, ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 3/5 एंड ही गैसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 2/5। नाउ हम एक इवेंट मान लेते हैं। लेट ई डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट आंसर करेक्टली। कि वो करेक्टली आंसर देता है, इस इवेंट को मैंने ई बोल दिया। अब समझें, PE/A, यानी कि ए मतलब वो पहले से आंसर को जानता है। ए पहले से हो चुका है, मतलब वो पहले से आंसर जानता है, तो सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी। अब आप समझो कि आप आंसर जानते हो और आपसे सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है? श्योर इवेंट हो जाएगी। जब आप आंसर जानते ही हो तो श्योर इवेंट हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी 1। और PA/B, बी पहले से हो चुका है, मतलब ही गैसेस, वो गैस करता है, तब सही आंसर देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 दे रखी है। अब वो आपसे निकलवा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। मतलब पहले से सही आंसर आ चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए ही नोज द आंसर, मतलब ए। वी हैव टू फाइंड PA/E। पहले से सही आंसर आ चुका है, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी that he knows the answer given that he answered it correctly। तो बाय बेज थ्योरम इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला बन जाएगा PA/E इज इक्वल टू PA इंटू PA/E। PA/E
Okay, there is a mistake. PE by A. Upon PA into PE by A plus PB into PE by B. This is Bayes थ्योरम. अब सभी की वैल्यूज हमारे पास हैं, सभी की वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे. PA है हमारे पास 3/5, PE by A है हमारे पास 1, 3/5 into 1 प्लस PB है हमारे पास 2/5, PE by B है हमारे पास 1/3. अब ऊपर तो हो गया 3/5 और नीचे एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15. 5 से 3 टाइम यहां आ गया 9 प्लस यहां पे आ गया 2. 3/5 इंटू 15/11. सो 5 से 3 टाइम्स 9/11. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसने सही आंसर दिया है, वो ये सही आंसर दिया है, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर को जानता था. बाय बेज थ्योरम हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब सेक्शन ई से क्वेश्चन 36 देखिए, जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है. An internet service provider has a subscriber base of 600 and charges rupees 5000 per month. उसके पास सब्सक्राइबर मतलब उसके कस्टमर्स, भाई कितने घरों में वो इंटरनेट कनेक्शन देता है, वो 600 हैं. एंड 500 रुपये 500 रुपीज पर मंथ वो हर घर से लेता है. अब विद द इंक्रीज ऑफ चार्जेस पर मंथ इक्वल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स डिसकंटिन्यू द सर्विस. अब ऐसा होता है ना कई बार, जैसे आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं बट जब उसके प्राइजेस बढ़ा दिए जाते हैं तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी. अब वो क्या करता है, जितना वो प्राइस बढ़ाता है उतने ही सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं. मान लो वो 1 रुपए बढ़ा रहा है तो 1 सब्सक्राइबर कम हो जाएगा. अब व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इफ चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय एक्स. तो एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है. वो कह रहा है इंटरनेट प्रोवाइडर है सब्सक्राइबर बेस, इंटरनेट प्रोवाइडर हैज सब्सक्राइबर बेस. उसके पास 600 सब्सक्राइबर्स हैं और चार्जेस पर मंथ है ₹500. अब वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इफ चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय ₹X. तो एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इफ चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय X. अब वो सिंपल कह रहा है कि जितना प्राइस बढ़ाओगे उतने सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे. X रुपए प्राइस बढ़ा है तो X सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे. पहले थे 600, अब हो जाएंगे X, यानी 600 माइनस X सब्सक्राइबर्स उसके पास होंगे. अगला बी पार्ट, डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू व्हेन द चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय ₹X. तो टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, तो टोटल रेवेन्यू के लिए आप समझें कि टोटल रेवेन्यू मतलब पैसा कैसे मिलता है. भाई 500 रुपए 1 से लेता है तो 600 से कितना लेगा, 500 इंटू 600. अब पैसे बढ़ गए, यानी जो यहां पे पैसे बढ़ गए 500 से वो हो गए 500 प्लस X, बट साथ में ही रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है, सॉरी सब्सक्राइबर्स भी डिक्रीज हुए हैं.
तो यहां पे 600 माइनस एक्स। अब नया प्राइस ये है और कस्टमर्स उसके पास इतने हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखें, दिस विल बी 30,000 this is 30,000 500 into 600 is okay minus 500x plus 600x minus x स्क्वेयर, और यहां पे आएगा माइनस प्लस का 100x माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज द फंक्शन फॉर द टोटल रेवेन्यू। यहां और वो कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा है, टोटल रेवेन्यू बताना है जब प्राइस एक्स बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन 37 देखिए, एम्प्लॉयज इन अ ऑफिस आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस ड्यूरिंग द लंच टाइम। किसी ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जो लंच टाइम में सोशल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। दे आर स्टिंग एट प्लेसेस ए बी एंड सी। वो ए बी और सी पोजीशन पर बैठते हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए बी सी। मान लो वो ऐसे बैठते हैं तीन पोजीशन पर ए बी सी, तो इस जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया इनक्लोज निकालना है और इस ए बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो ए बी ए है और ये बी है, तो इस किसी भी वेक्टर के अलोंग हमें वेक्टर निकालना हो तो उसको हम उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। और एरिया निकालने के लिए अगर मुझे उसकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइडें मिल जाएं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करने पर हमें एरिया मिल जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, तो ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। वी हैड ए बी सी। मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो है i माइनस 2j प्लस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखता हूं यहां पर 5i प्लस 0j प्लस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखता हूं मैं यहां पर 3i प्लस 2j प्लस 4k। पहले तो हमें जब ए बी के अलोंग एक वेक्टर निकालना है तो पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर मैं निकाल लेता हूं, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। 5 माइनस 1 इज 4i कैप, 0 माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यूनिट वेक्टर along AB वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला है AB वेक्टर का मॉड्यूलस, AB वेक्टर अपॉन AB वेक्टर का मॉड्यूलस। तो AB वेक्टर तो हमारे पास है 4i प्लस 2j माइनस 2k और इसका मॉड्यूलस होगा 16 प्लस 4 प्लस 4, यानी ये हो गया 24। 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√6 और यहां पर है 4i प्लस 2j माइनस 2k। 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आएगा 1/√6 2i plus j minus k. This is a unit vector along AB vector. अब मुझे निकालना है एरिया। एक तो मेरे पास AB है, एक AC और निकाल लेता हूं और फिर मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी और मैं ये फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालूंगा। अब B पार्ट करते हैं। AB अपने पास है, AC वेक्टर निकालते हैं।
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आएगा? 3 माइनस 1 इज 2 आई कैप, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 4 जे कैप, एंड 4 माइनस 4 इज 0 के कैप. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाई, वो हमें मिलेगा 1/2 ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस. अब यहां ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा. तो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, सबसे पहले आई जे के, फिर ए बी वैक्टर के आई जे और के कॉफिशिएंट्स जो है 4 2 -2, फिर ए सी के एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आ जाएगा आई कैप 0 + 8 माइनस जे 0 + 4 प्लस के 4 16 -4 दैट इज 16 - 4, ये हो गया 8i - 4j + 12k कैप. दिस इज ए बी क्रॉस ए सी. और इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका मॉड्यूलस होगा हमारे पास दैट विल बी 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 12 का 144. सभी को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 80 224. इसको थोड़ा और हम फैक्टराइज करके लिखें मल्टीप्लाई में, तो इसके देखो 224 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 7. अब जितने पेयर बन रहे हैं 2 के वो बाहर आ जाएंगे. जरा देखो इसको लिख सकते हैं 4√14. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होगा? वो होगा ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस बाई 2. तो वो है 4√14/2 यानी कि 2√14 स्क्वायर यूनिट्स उस ट्रायंगल का एरिया होगा. तो सिंपली हमने पहले ए बी वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर निकाला और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल दिया है. अब क्वेश्चन 38 देखिए. फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी मिस सुषमा प्लान्स टू मेक 2 टाइप्स ऑफ केक. जो मिस सुषमा है वो 2 तरीके का केक बनाना चाहती है. शी हैज 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट. उनके पास 5 kg तो फ्लोर है और फैट है 1 kg. शी हैज ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स विद नो शॉर्टेज. और इनके अलावा जो अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होंगे उनकी कोई शॉर्टेज नहीं, वो सफिशिएंट प्रेजेंट है. टाइप 1 केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट. टाइप 1 का जो केक बनता है उसमें 200 ग्राम तो फ्लोर चाहिए, 25 ग्राम फैट चाहिए. टाइप 2 के अंदर 100 ग्राम फ्लोर चाहिए, 50 ग्राम फैट चाहिए. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ x इज द नंबर ऑफ टाइप 1 केक एंड y इज द नंबर ऑफ टाइप 2 केक देन व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स दैट अवेलेबल फॉर फ्लोर. तो फ्लोर के लिए क्या कॉन्स्ट्रेंट्स अवेलेबल होंगे. ये एलपीपी का क्वेश्चन है. हम पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, फिर हम दोनों क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपका यहां पर
सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। लेट x नंबर ऑफ टाइप 1 and y number of type 2 cakes are made। हमने मान लिया कि टाइप 1 के x केक बनते हैं और टाइप 2 के y केक बनते हैं एंड z डिनोट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप समझें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाएं। अब देखो टाइप 1 के फ्लोर एक केक को बनाने के लिए 200 ग्राम फ्लोर लगता है और हमने बनाए हैं x। एक को बनाने में 200 ग्राम लगता है तो x को बनाने में कितना लगेगा 200 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टाइप 2 के केक को बनाने में 100 ग्राम फ्लोर लगता है। एक को बनाने में हमने बनाए हैं y तो वहां पे फ्लोर कितना हो जाएगा 100y। ये टाइप x में फ्लोर लग गया, ये टाइप 2 में फ्लोर लग गया। फ्लोर मतलब आटा लग गया। अब दोनों के आटे को अगर हम मिलाएं तो वो 5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 kg हमारे पास मैक्सिमम है। लेस देन इक्वल 5 kg मतलब 5000 ग्राम। तो आपको यूनिट एक ही रखनी है, या तो इनको भी kg में कर लो या इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहां से 100 कॉमन लेंगे, पूरे में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। दिस इज फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट। दूसरा सिमिलरली 25x इतनी फैट प्लस 50y इज लेस देन इक्वल टू 1000। अब 25 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल, तो 25 से डिवाइड करेंगे 4040। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आ गई। दीज आर बोथ। जहां पर ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स है किसका फ्लोर का और ये है किसका फैट का। ये दोनों फ्लोर और फैट के सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और x और y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे बिकॉज दीज आर द नंबर। वो 0 हो सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। तो अब हम इन दोनों सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे और इस लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। सॉरी, इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता, इक्वेशन का ग्राफ बनता है। जब x को 0 लेंगे तो y आएगा 50 और y को 0 लेंगे तो x 25 और दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहां पे क्या आएगा दैट विल बी x y। x को 0 रखेंगे तो y 20, y को 0 रखेंगे x 40। अब ग्राफ बनाते हैं दोनों का। टेन के इंटरवल्स ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। 10 ये कुछ कम हो गया 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। ओके, पहला कोऑर्डिनेट है 0,50। x 0 y 50 यहां पर होगा, x 25 y 0 यहां पे 20 यहां 30 तो 25 समथिंग यहां पे होगा। तो इन दोनों को आप
मिला करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे। दिस इज फर्स्ट लाइन। अब दूसरे वाली को बनाते हैं। x0 y20 आपका यहां पर होगा, x40 y0, x40 y0 यहां पर, दोनों को मैप कर दें। अब हम चेक करेंगे इनका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा, दोनों का। तो उसको चेक करने के लिए आप देखें, ओरिजिन दोनों के इस तरफ है। ये वाली इनइक्वालिटी ले लो आप, 2x प्लस वाई, और इनइक्वालिटी वाला साइन लें, उसको छोड़ दें इक्वल टू के साइन को। अब ओरिजिन को यहां रखो, एक्स वाई की जगह 0 0 रख दो। 0 इज लेस देन 50। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 0 हमेशा लेस होता है 50 से। तो इस लाइन का फिजिबल रीजन कहां होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा, नीचे की तरफ। दूसरे वाली का ऐसे ही चेक करेंगे, तो x प्लस 2y इज लेस देन 40, यानी 0 इज लेस देन 40। तो ये भी सही है, इसका भी नीचे की तरफ होगा। और x y ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के नीचे की तरफ ये फिजिबल रीजन बन रहा है। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आप लिखें, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है आपका 0,20, ये है आपका 30,0, दिस इज ए बी और सी हमें निकालना पड़ेगा। ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30, y इज 10। y 10 यहां रखोगे तो x आ जाएगा 20, 40 माइनस 20, x 20 y 10, तो 20,10 यहां पे हमारे पास ये आ गया। अब z की वैल्यू हम निकालेंगे सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर, सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू। तो z एट a यानी 0,20, और एक ओरिजिन भी कॉर्नर पॉइंट है, दैट इज 0 0। अब यहां पर 0 प्लस 20 इज 20। z एट b यानी 30,0, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 0 इज 30। z एट c, ओके b तो 30,0 है, एंड दिस इज, ये 30,0 नहीं है, ये 25,0 है आपका, दिस इज 25। and this is 20,10, that is 20 plus 10 is equal to 30। और एक और बचता है z एट o यानी 0,0, तो 0 प्लस 0। अब वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हम दे सकते हैं। पहला वो पूछ रहा था व्हाट इज द कांस्टेंट अवेलेबल फॉर फ्लोर। तो फ्लोर के लिए कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट फॉर फ्लोर, तो हमने फ्लोर फैट दोनों के लिए बनाया था, वो हो गया 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। दिस इज द कांस्टेंट फॉर फ्लोर। वो फैट का पूछता तो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 मेड बाई हर। तो मैक्सिमम कहां आ रहा है? z मैक्सिमम आ रहा है यहां पे, और z मैक्सिमम है आपका 30। उस केस में x की वैल्यू क्या है? 20, और y की वैल्यू है 10। और x एक्चुअली में क्या थे? टाइप 1 के केक। तो मैक्सिमम टाइप 1 के केक जो बने हैं वो बने हैं आपके 20, और टाइप 2 के जो केक बने हैं वो बने हैं हमारे पास 10। तो इस तरीके से जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, फिर वो कोई भी क्वेश्चन पूछे
सबका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आंसर्स भी मिल जाएंगे।